नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी के इस बहुत खास प्रोग्राम में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देखिए, माहौल तो सारा बना हुआ है बजट का कि देश के नए बजट में क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कहा बजट सत्र शुरू होते हुए कि यह समाधान का समय है, व्यवधान का समय नहीं है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा रिफॉर्म एक्सप्रेस दौड़ रही है इस वक्त भारत की, इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत में हो रहे हैं। तो ये सारी बातें तो हम करेंगे ही, क्योंकि वाकई देश की जो आर्थिक हालत है उसके बारे में बात करनी चाहिए और क्या हमारी बड़ी उपलब्धियां अभी रही हैं उसकी और क्या चुनौतियां उसकी भी। लेकिन ये जो समाधान व्यवधान वाली बात है ना, ये पॉलिटिकल सेंस में भी लागू होता है, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी पर। इस साल जितने भी इलेक्शन होने हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत क्रूशल हैं। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होना है, असम का इलेक्शन होना है, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु का इलेक्शन होना है। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने की उम्मीद है और कई राज्यों में उसको इर्रेलेवेंट बने रहने की उम्मीद भी है। तो ये सारी बातें भी हम करेंगे और उसमें क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ आज मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इंडिया टीवी पर। सर, सुधांशु जी के साथ हम ये अकेले चर्चा क्यों कर रहे हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक? इसकी एक वजह है कि सुधांशु जी से हम जो है नारेबाजी के आगे भी जाके बात कर सकते हैं, केवल रेटरिक पर बात नहीं करते। जब हम फैक्ट पर और तर्क पर बात करेंगे तो बात जो है जमेगी थोड़ा और हमें पता चलेगा कि वास्तविकता कहां है। और मैं उम्मीद करता हूं सुधांशु जी हमें एक निष्पक्ष जो है ओपिनियन वो भी देंगे। सुधांशु जी, इकोनॉमी बजट में थोड़ी देर में आता हूं उसके ऊपर, लेकिन सबसे पहले जो खेला होवे आपके पीछे लिखा हुआ है, ममता जी का पिछले चुनाव में नारा था। इस साल जितने इलेक्शन मैंने आपको बताया, सबसे क्रूशल बंगाल का इलेक्शन है। मुझे बीएल संतोष जी की, संगठन महामंत्री आपके जो, उनकी बात याद आ रही है। अभी 1-2 महीने पहले उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि यह हमारे लिए कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो हम 20वां राज्य जीत गए, 21वां राज्य जीत गए। ये गिनती का चुनाव नहीं है, ये सिविलाइजेशनल बैटल है। उन्होंने कहा भारत माता को बचाने की लड़ाई है। अब मुझे बताइए, ये खेला होवे जो है इस बार ममता जी के खेल से आप कैसे पार पाएंगे? नहीं, ये जो खेल है इस समय जो पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत खतरनाक खेल है। आपने देखा सर, अभी कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया कि भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर जो फेंसिंग होनी थी उसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि आवंटन में समस्या उत्पन्न कर रखी थी। 9 जिले ऐसे थे, सिर्फ उन्हीं में फेंसिंग नहीं हो पाई, बाकी त्रिपुरा से लेके आसाम से लेके सब जगह पर फेंसिंग हो गई। तो कड़ा आदेश दिया हाई कोर्ट ने कि 31 मार्च 2026 तक वो सारी प्रक्रिया पूरी करके दे। इससे बहुत साफ है कि सीमा को खुला रखकर पश्चिम बंगाल की सीमा के उस पार बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी का खेल चल रहा है, उन्हीं कट्टरपंथी ताकतों की घुसपैठ के दम के ऊपर भारत के अंदर चुनाव जीतने के लिए अगर देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों दांव पे लग जाएं तो भी इन लोगों को गुरेज नहीं है। मतलब एक शब्दों में कहूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार और इन जनरल सारे इंडी गठबंधन के दल घुसपैठिया परस्त हैं, इसलिए उनकी सरकारों में राष्ट्र की सुरक्षा संकटग्रस्त है। तो इस घुसपैठिया परस्त सरकार से राष्ट्र की सुरक्षा को संकटग्रस्त से मुक्त करने के लिए यह आवश्यक है। और सिविलाइजेशन की जहां तक बात कहें तो जो आपने कहा कि बीएल संतोष जी ने कहा था, एक पश्चिम बंगाल का वो सिविलाइजेशन है जिसके प्रतीक हैं श्री अरविंदो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जो एक विराट हिंदुत्व के विचार के प्रतीक हैं। और दूसरी तरफ वो विचार है जिसके प्रतीक 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाने वाला शाहिद हुसैन सोहरावर्दी और आज जो जमाते इस्लामी में हो रहा है। जी, तो मुझे लगता है इन दो विचारों के बीच में यह चुनाव है। इसलिए यह बंगाल की पहचान, बंगाल की अस्मिता और भारत की सुरक्षा के बीच का चुनाव है। अच्छा, ये सारी बातें जो आपने कही वो आपकी पार्टी जो है पिछले कुछ चुनावों से लगातार वहां पर कह रही है। अब सारे विशेषज्ञ इस बात पर आम राय पर हैं कि आप वहां प्रमुख विपक्ष हैं, कांग्रेस लेफ्ट खत्म हो गई है, बाइपोलर इलेक्शन है आपके और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, और अंतिम लड़ाई जो है, जो निर्णायक होगी वो ये कि आप और वो कितना वोट डलवा पाएंगे बूथ पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, किसकी जमीन पर कितनी ताकत है, ये उसका चुनाव होगा। और दूसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कितना होता है, क्योंकि ये बात सही है कि जैसी पोस्ट पोल वायलेंस हुई बंगाल के अंदर, ऐसा हमें और राज्यों के अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर मैं वोट की बात पे आता हूं। सुनाम जी, डेटा जो है वो ये प्रूव करता है कि आपकी वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है, वो एग्जिस्ट करती है,
लेकिन उसको एक टिपिंग पॉइंट के आगे ले जाना, क्या इस चुनाव में आप वहां पहुंच गए? क्योंकि अमित शाह जी ने वहां पर जाकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उन्होंने कहा 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। मैं कुछ डेटा आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये ग्राफ उस तरफ बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। मैं 2016 से शुरू करता हूं, आपको मिला 10% वोट, 3 सीट। 2021 के चुनाव में आप प्रमुख विपक्ष बन गए, 38% वोट मिल गया आपको, 77 सीट मिल गई। तब भी टीएमसी से 10% वोट का फासला आपका है विधानसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव 2024 जो इस बीच में हुआ है, उसमें आपको मिला 39% वोट, उनको मिला 46% वोट, यहां 7% वोट का, मतलब जो नियरेस्ट इलेक्शन थे उसमें भी 7% वोट का अंतर है, जो मोदी जी का इलेक्शन था। ये कैसे, ये गैप कैसे भरेंगे? 7% वोट का अंतर यह हुआ कि 4% वोट सिर्फ उधर का इधर आना है और उसके बाद सब कुछ बदल जाना है। और एक और बात समझिए, 2021 के चुनाव में 3-4 चीजें पश्चिम बंगाल में बहुत ध्यान रखने योग्य थी। पहली बात, मैं अगर आपसे पूछूं कि केवल आज से 14-15 साल पहले चाइना के बाहर अगर पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी कम्युनिस्ट रूल में थी, लाल झंडे के नीचे, तो वो कौन था? पश्चिम बंगाल। यहां आज कम्युनिस्ट 0 हो गए। आप सोचिए, लाल सलाम वाले धरती पे आ चुके हैं, कांग्रेस 0 पे है। और यहां एक और मजेदार बात कह दूं, ये वोट चोरी का हल्ला मचाते हैं। अभी देखिएगा, पश्चिम बंगाल जहां 0 है वहां भी बाद में कहेंगे वोट चोरी हो गई। भाई 0 वाले की कौन सी चोरी हो गई ये बताओ। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, ये पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्टों का शासन था, ये तो कहते धर्म एक अफीम है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2007 में पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद है, संबंध मिस्टर चक्रवर्ती। वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर पूजा कर लिए थे, तो उनका जवाब तलब हो गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से जा सकते हैं जी। मगर उसी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2021 के चुनाव में फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन किया था। यानी इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों अपना रिलेवेंस, प्रासंगिकता खो चुके हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर चुके हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, अब यहां पे एक बात कहना चाहूंगा, 2021 के चुनाव में एक और घटना हुई थी। जो इनके मुख्य रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, जो अब चुनाव लड़ लिए बिहार में, उनका ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है, जो फैक्ट है। अब सुनिए, 30% से अगर उनकी बात मान लें तो इसका मतलब भाजपा को जो वोट था वो 70/38 था और उनको कितना था? 18/38। और वैसे जो 30% वाला है वो 35% के बराबर वोटिंग करता है। तो अगर आप वैसे मान लें तो हम 38/65 थे और वो 13/65 थे। तो अब आप बहुत अच्छी तरीके, और इसीलिए आप देखिए आज ममता बनर्जी जी की बातों में जो विवशता, जो अकुलाहट, जो छटपटाहट दिख रही है, अब उन्होंने जिस वोट बैंक की राजनीति की थी वहां उससे बड़े बड़े उसके खरीदार आ गए हैं। इधर ओवैसी खड़े हैं, उधर बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में, एलानिया कहा जा रहा है। उनसे पूछा गया, भाई बाबरी मस्जिद क्यों बन रही मुर्शिदाबाद में? बाबर तो कभी आया भी नहीं था बंगाल तक। तो जानते क्या बोला हुमायूं कबीर ने? उन्होंने कहा कि अयोध्या में तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, मुर्शिदाबाद में मेजॉरिटी में है, इसलिए मस्जिद बनेगी। यानी बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी केवल उसी आधार पे जो वो 30% कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो बंगाल की प्रबुद्ध जनता है वो बहुत समझदार है, बहुत सतर्कता के साथ सारे विषयों को देख रही है। और जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, आप देखिएगा निर्णायक जनादेश मिलेगा हम लोगों को और 2/3 बहुमत के साथ। लेकिन प्रॉब्लम भी यही है, एक तो ये जो 2 नाम आपने लिए, हुमायूं कबीर और ओवैसी जी, ये छोटे प्लेयर हैं। भाई बिहार में भी ओवैसी जी लड़े कितना, 25-30 सीटें तो लड़े थे। बिहार में भी, बंगाल में कितनी सीटें लड़ लेंगे? हुमायूं कबीर को मुर्शिदाबाद के बाहर लोग नेता मानते नहीं, ऐसा वहीं के लोग कहते हैं। तो ये कितना वोट काट लेंगे, आपकी मदद हो जाएगी, ये छोड़ते हैं दर्शकों। नहीं, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ। इसमें हमारी मदद का विषय नहीं है। नहीं, वोट कटेगा, दोनों देश के लिए खतरनाक चुनौती है। ये दोनों लोग वही हैं जो ढपली ये लोग बचाते थे, आज उसका नगाड़ा बजा रहे हैं वो लोग। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस के नेता, वकील का चोला ओढ़ ओढ़ कर जाकर खड़े होते थे वहां चुनाव में, उस इलेक्शन उसके अंदर कहते थे इलेक्शन के बाद कराओ, चुनाव के बाद जजमेंट दो। ये बताइए आतंकवादियों के लिए कौन खड़ा होता था जाके? यही लोग खड़े होते थे। इन्होंने वक्फ बोर्ड लाएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाएंगे और हज सब्सिडी लाएंगे, ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, शरिया सब कुछ देंगे। भाई तू जो ढपली बजा रहा था आज उसका नगाड़ा बजाने वाले आ गए। और जो लोग इधर से मिले सुर मेरा तुम्हारा,
वो कहने फायदा हो रहा हमारा। ये अजीब, ये लोग तर्क गढ़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, तो फैक्ट है तो सुधांशु जी, मुस्लिम वोट कटेगा तो आपको फायदा होगा। खैर नहीं, उसको छोड़िए। मैं दूसरी बात कर तो फिर मैं एक और बात बता दूं, जब ममता बनर्जी जी मुस्लिम वोट काट रही थी तो कम्युनिस्ट पार्टी को लग रहा था उसका नुकसान हो रहा है। जब कम्युनिस्टों ने वोट काटे थे मुस्लिमों को तो कांग्रेस को लग रहा था उसका नुकसान हो रहा है। जैसे समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जब वोट काटे थे 90 के दशक में, गोली चलवाने के बाद कांग्रेस को नुकसान हो रहा था। अब उनको डर लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव जी को लगा कि ओवैसी वोट काट गया। देखिए, इनको मुस्लिम वोट के लिए भी गीता ज्ञान समझ कि जो आज तेरा है कल किसी और का था, आगे किसी और का होगा। क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? एक ही वोट के लिए सब लोग जान दे रहे हो। लेकिन आपकी चुनौती आपने खुद बताई अभी 1 मिनट पहले। आपने कहा कि ये जो यूपी में 80-20 हो जाता है वो बंगाल में 70-30 है। आप जो भी पाते हैं वो 70 में पाते हैं। वो उनको पूरा 100 है, उसमें 100 में से लेना है। आपको मुसलमान तो वोट करता नहीं है, बुरा मत मानिएगा, तो आपको तो 70 में मिलता है। जो अब 70 में से लेकर के अगर आप ओवरऑल 40% वोट एक बार ला चुके तो सैचुरेशन पे बढ़ रहे हैं ना आप। देखिए, और उसमें भी आपके पास वो बुद्धिजीवी वर्ग नहीं है, इसको वहां का वो क्या कहते हैं सर बंगाल में, बंगाली भद्र लोग नहीं है आपके साथ। देखिए, मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज का भी हम समर्थन चाहते हैं, मगर उनके दिल में डर पैदा करके नहीं, विश्वास पैदा करके। ये लोग मुसलमानों के दिल में खौफ पैदा करके वोट चाहते हैं। इसीलिए हम किसको खड़ा करते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए विश्वास की एक प्रतीक बनते हैं। हम किसको खड़ा करते हैं? हमारे बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब, जिनसे बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान मुल्ला मौलवी में नहीं मिलेगा, राजनीतिक दल तो छोड़ दीजिए, वो विश्वास पैदा करते हैं। और ये वही अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, बुरहान वानी, फिर कहेंगे साहब हम लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई साहब, आपने मुसलमानों की इमेज खराब की है और यह मुस्लिम समाज के लिए भी एक चुनौती है कि आप राष्ट्रवादी तत्वों के साथ खड़े होना चाहते हो या अपराधी और आतंकवादी तत्वों के साथ। मुस्लिम समाज के लिए भी एक बड़ी चुनौती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक गंभीरता से देखिए, मुस्लिम समाज की बातें कुछ प्रशंसा योग्य है। कहते हैं ना, भारत में हिंदू 80% है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जिसमें 80% मुसलमान हो और कोई इस्लाम धर्म के बारे में चू बोलकर भी चुनाव जीत जाए। चू बोलकर भी चुनाव जीत जाए। मोमन खां कितने से जीते? सबसे बड़ी विक्ट्री हरियाणा में 90,000 से अधिक से जीते। हुड्डा साहब 70,000 से जीते। राहुल गांधी जी 3 लाख 3.5 लाख से जीते ना, बड़ी प्रचंड विक्ट्री थी। सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की 2024 के लोकसभा चुनाव में? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस से रकीबुल हसन 10,25,000 से, क्योंकि मुसलमान 80% है वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विचार करने का विषय, सही है गलत अलग। जहां हम 80% है वहां चू नहीं बोल सकता कोई, और यहां पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, और उसके बाद भी लोग साथ में खड़े होकर ढपली बजाते रहते हैं। मुझे लगता है इन बातों पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस देश के सामने कोई भी समाज का वर्ग हो, उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और मैं एक और बात कहूं फिर गंभीरता से, मुस्लिम समाज की एक और चीज कितनी अच्छी है जो सोचने लायक है। वो कहता है, मुझे अगर उज्ज्वला योजना मिली, हेल विद इट। मुझे प्रधानमंत्री आवास मिला, हेल विद इट। मुझे आयुष्मान भारत मिला, हेल विद इट। अरे कुछ भी दे दो, मुझे यह देखना है कि मेरे कौम का फ्यूचर किधर है। वो सही है गलत अलग बात है। वो कौम सही सोच रही गलत सोच रही, फ्यूचर उसका सही दिशा में जा रहा गलत, वो कह रहा है जो वो तय करेगा मैं कौम के हिसाब से चलूंगा। हमारा क्या कहता है? वो कहता है, अरे 2-4 हजार का फायदा मिल गया, हेल विद द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी। तो जो एक टीम स्पिरिट से खेलता है और एक व्यक्तिगत स्वार्थ में खेलता है, और टीम वो जीतती है जो टीम स्पिरिट से खेलती है, संख्या बल से कुछ नहीं होता है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस हिंदू समाज या हिंदुत्व की आप बात करते हैं, पूरे देश में हिंदू है, आपने जिन सीटों पे मुस्लिम बहुल है उनको छोड़ दीजिए, तो ये तो आपको करना है ना कैंपेन की, भाई मत आपका था भी कि एक और उदाहरण देता हूं। हाल ही में महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव समाप्त हुए। वहां एक मालेगांव सीट है, मालेगांव ब्लास्ट आप सबको याद होगा, बड़ी घटना हुई थी। मालेगांव के लिए लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 के विधानसभा में जी। क्यों? 90% मुस्लिम है। वहां कौन जीता है नगर निगम में? इस्लाम पार्टी, जो एमआईएम की भी बाप है। एजेंडा क्लियर है भाई। अगर कोई आंखों देखी भी, जैसे कहते हैं कहावत होती ना, आंखों देखी मक्खी निगलना, मगर ये जो सेकुलर संख्या खा के लोग बैठे हैं, संख्या वर्ड क्यों बोला? पहले साइनाइड खाओ तो तुरंत मर जाता है, संख्या से धीरे धीरे मरता है, थोड़ा समय लगता है मरने में। तो जो लोग सेकुलर संख्या खा के बैठे हुए हैं, वो आंखों देखा बिच्छू निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो उन सेकुलर पार्टियों की है ना, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की, वोट तो उनका जा रहा है।
अगर मुसलमान वोटर जो है मुसलमान को जिताना चाहता है, मुस्लिम पार्टी को जिताना चाहता है, तो नहीं। ये चिंता तो कांग्रेस की यहां होनी चाहिए, अंतर है। ममता जी की होनी चाहिए, कांग्रेस और आरजेडी सेकुलर की होनी दल चाहिए। कट्टरपंथी मुसलमानों को मुस्लिम वोटों का थोक सौदागर मान लेते हैं। होल सोल एजेंट होता ना, कि इसके अधिकृत एवं थोक विक्रेता, तो अधिकृत एवं थोक विक्रेता उनको मान लेते हैं, इजी पॉलिटिक्स करते हैं। देखिए, वो लोग सुविधा की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत और कर्मठता की राजनीति करती। कैसे? सुविधा की राजनीति क्या है? कट्टरपंथी मुसलमानों से डीलिंग करो और फिर कहो ये 20% वोट मेरा पक्का, ठीक। फिर हिंदू समाज में जात पात के ऊपर थोड़ा तोड़ो और एक दो जाति अपने साथ कर लो जो उस राज्य में डोमिनेंट कास्ट हो। ज्यादातर क्षेत्रीय दल यही देख लीजिए, उत्तर से शुरू करिएगा, हरियाणा से लेके और तमिलनाडु तक चले जाइए, कर्नाटक तक। फॉर्मूला यह है कि एक जाति पकड़ो जो उस राज्य की डोमिनेंट कास्ट हो, मैं जातियों का नाम लेकर वो नहीं करना चाहता, और फिर उसके बाद पहले घनघोर जातिवादी राजनीति करके एक जाति को पकड़ो, फिर घनघोर सांप्रदायिक राजनीति करके मुस्लिमों को पकड़ो, और फिर उसके बाद दो चार बयान दो, फॉरेन से थोड़ा समर्थन प्राप्त करो, इधर उधर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके भाषण दो, उसके बाद जीत गए। और दूसरी तरफ जो पश्चिम बंगाल में कहा गया था कि हमारी गिनती अगर उनकी 30 से शुरू होती, आप सोचिए, जहां -30 से शुरू करके डिस्टिंक्शन पाने के लिए, फर्स्ट डिवीजन पाने के लिए कैसे एक एक ईंट जोड़कर समाज को कैसे जोड़ जोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, ये होती मेहनत, कर्मठता, विकास और सामंजस्य की राह। नहीं, या वो ठीक है, मैं बंगाल के विषय मानता हूं, लेकिन आपने कहा एक एक ईंट हमको जोड़नी पड़ती है, उनको हिंदू समाज में विघटन चाहिए, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, आपका नारा है। अब यूजीसी में कौन बांट रहा था? यूजीसी में जो गाइडलाइन आई वो जातियों में बांटने की कोशिश किसने की, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जी बिल्कुल, आपने बात कही है। यूजीसी का विषय बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है। अब चूंकि यह विषय इस समय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो इसे सब जुडिस कहते हैं, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और जो बात सर्वोच्च न्यायालय ने भी कही है, और सभी के साथ न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, और इसकी व्यवस्थाओं के लेकर पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ सरकार कार्य करेगी। इतना बता दें, आप वक्फ कानून पर जब सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगा दिया था, तो सरकार के वकीलों ने वहां उसका बहुत विरोध किया था। इसमें मैंने देखा कि सरकार की तरफ से कोई चैलेंज ही नहीं हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मतलब सरकार मान रही थी कि गाइडलाइंस गलत है और सुप्रीम कोर्ट अगर रोक रहा है तो ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला और वकील ने क्या बोला, यह तकनीकी और विधिक पक्ष है, मतलब लीगल और टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर किन पॉइंट्स पे वक्फ बोर्ड ने बोला जा रहा था, किन पॉइंट्स पे यह बोला जा रहा था, मुझे लगता है इसको जो है वही लोग बेहतर बता सकते हैं। हां, परंतु जहां तक उसका भावनात्मक पक्ष है, यानी मूल भावना, वो ये है जो हमारे शिक्षा मंत्री ने भी बोला था कि सभी को न्याय सुनिश्चित किया जाएगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, एक तो शायद यूपी में चुनाव है इसलिए वहां ज्यादा ये मुद्दे जो है गर्म हुए। जो शंकराचार्य जी वाला मामला था, वो भी सब सवर्ण समाज ने इनको अपने ऊपर आघात के तौर पर लिया है। यूजीसी के साथ साथ चूंकि शंकराचार्य अभी मुक्तेशान जी वाला मामला हुआ, उनको नोटिस गए, कहा कि कुंभ मेले से आपको बैन ना कर दें। अच्छा, बाद में खबर आ रही है कि उनको मनाने की भी प्रयास किए गए हैं, तो वो बड़े नाराज चल रहे हैं और वो सीधे हेड ऑन अब योगी आदित्यनाथ बनाम अभी मुक्तेश्वरानंद जी चल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार किसी भी एक धर्माचार्य से बनाम का विषय तो हो ही नहीं सकता। और जहां तक यह बात है कि जिन मुद्दों की बात है, तो इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। धर्माचार्यों के बारे में पूरी गंभीरता से विचार होना चाहिए। धर्माचार्यों को भी उतनी ही व्यापकता और निष्पक्षता से विचार होना चाहिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश, यदि यह कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस करे, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी पूरे विश्व से हिंदुत्व को नष्ट उद्ध्वस्त करना, इसका कोई समर्थन करे, बीफ की पार्टी केरल में युवक कांग्रेस सड़क के ऊपर गाय को काटकर बीफ की पार्टी करे, फिर हिंदू धर्म को मलेरिया, वायरस, डेंगू कहा जाए। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, इन्हीं शंकराचार्य जी को अखिलेश यादव जी की सरकार ने किस ढंग से मारपीट की थी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, उनके 2015 की बात है। और यदि भारत के इतिहास में किसी शंकराचार्य को दीपावली पर संध्या वंदन करते हुए गिरफ्तार किया गया, तो कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को किया गया था। और यह बात प्रणब मुखर्जी जी ने बाद में अपनी पुस्तक में भी लिखी
कि उन्होंने कैबिनेट के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि क्या किसी इमाम को ईद के दिन गिरफ्तार करने का साहस कर सकती है हमारी सरकार? मगर ऐसा हुआ था। इसलिए इन घटनाओं पर समग्रता से विचार करें, एकांगी ढंग से नहीं, यानी आइसोलेटेड सेलेक्टिव होकर राजनीतिक दृष्टि से नहीं, व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि से विचार करें। अभी जब हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, आपने दो उदाहरण दिए कि ये नायक होने चाहिए मुस्लिम, या आइडियल होने चाहिए मुस्लिम जगत के, मुस्लिम समाज के। आपने पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिया एपीजे अब्दुल कलाम, और आपने नाम लिया आरिफ मोहम्मद खान का। आज तो मैं पूर्व उप राष्ट्रपति की बात सुन रहा था, हामिद अंसारी जी का। उन्होंने कहा कि ये इतिहास में विलेन बनाने के लिए गलत चीजें लिखी गई हैं। ये लोधी और गजनी जितने आए थे तो सब भारतीय थे, लुटेरे थे लेकिन भारतीय थे। हमने बता दिया विदेशी आक्रांता। वैसे एक बात और भी बता दूं, फिर इसका हामिद अंसारी साहब का भी जवाब देंगे। डॉक्टर कलाम जिनको हमने राष्ट्रपति बनाया था, डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट आज तक आलमे इस्लाम में पैदा नहीं हुआ पिछले 200-300 सालों में। फॉरगेट अबाउट इंडिया, मुस्लिम वर्ल्ड में कोई इस स्टेचर का साइंटिस्ट पैदा हुआ हो तो बताइए 200-300 साल में। बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे बड़ा नॉलेज का सेंटर माना जाता था 10th सेंचुरी में बैतुल हिकमत बगदाद का नॉलेज का सेंटर माना जाता था। उसके बाद उसके 100-200 साल तक रहे, उसके बाद कोई साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ जो डॉक्टर कलाम पैदा हुए थे। मगर इसके बावजूद 2007 में कलाम साहब को सेकंड टर्म नहीं मिले। इसके लिए सारे सेक्युलर दल एक थे, सारे के सारे सेक्युलर दल एक थे। और उसी समय अफजल गुरु की क्षमा याचना के लिए भी सारे सेक्युलर दल एक थे। यानी उनके लिए अफजल गुरु बड़ा मुसलमानों का प्रतीक था और डॉक्टर कलाम नहीं थे। मुझे लगता है यह भी बहुत गंभीरता से सोचने का विषय। मैं पूछना चाहता हूं, हामिद अंसारी साहब कहां थे उस समय? उनका क्या विचार था? कलाम साहब को सेकंड टर्म देने के पक्ष में थे कि नहीं? हामिद अंसारी साहब से पूछना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आपके तो परिवार से भी कनेक्शन माना जाता है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो भारत के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर थे आजादी के बाद, जिनको सेना का वो मिला था, वीरता का पहला चक्र, कितने सेक्युलर नेता गए उनके यहां? कभी आपने पूछा कि किन मुसलमानों के साथ खड़े हो? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार और पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और आप लोगों ने यासीन मलिक को। अच्छा, अब रही बात इसकी लुटेरों की, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, लुटेरों से अपना संबंध जोड़ते जोड़ते पूरे भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह लुटी पिटी मानसिकता है, जो मैकाले और मार्क्स की मानसिकता है। ये M3M की मानसिकता है, मुगल, मैकाले और मार्क्स। और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हामिद अंसारी साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जितने मुगल बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद से, मुस्लिम बादशाह, सबने बगदाद का खुतबा पढ़ा है, बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के शासन किया है। अगर वॉइस राय कहते थे कि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड द क्वीन, तो वैसे सारे मुगल बादशाह कहते थे वो बगदाद के खलीफा के बिहाफ पे शासन कर रहे हैं। तो कौन सा भारतीय शासन था भाई? महमूद गजनी यहां से गया, उसने क्या लूटपाट मचाई। उसके साथ आए हुए राइटर्स उद्बी ने लिखा है कि क्या क्या उसने मथुरा में किया। इतनी शानदार मस्जिद, उसने इमारतें देखी और मंदिर, जानते क्या बोला उसने? कहा इसको तो लगता है कि 100 मिलियन दिनार लगे होंगे बनाने में, ये तो इतनी सुंदर है कि 200 साल लगे होंगे। और आगे क्या बोलता है? इतनी सुंदर मूर्तियां, मंदिर, लगता है इंसानों ने ही, जिन्नातों ने बनाया है। फिर कहता है सबको नष्ट कर दो और आग लगा दो। उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि इसका। और चलिए, तो गजनी में बैठा हुआ राइटर लिखता था, कौन? मिनाजुस सिराज ने अपनी किताब तबाकते नासिरी में लिखा है कि जो यहां से मूर्तियां ले जाई गई, उनके एक हिस्सा लगाया गया मस्जिदों पे, तो एक हिस्सा लगाया गया महल में, और 2 हिस्से भेज दिए गए मक्का मदीना में। उसका क्या कनेक्शन? और अगर हामिद अंसारी साहब ये कहना ही चाहते हैं कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, तो कहिए ना कि वहां से गांधारी थी और दुर्योधन का ससुराल था, बोल के दिखाइए। ये तो ना बोलेंगे हैं। और लाहौर जो था वो भगवान राम के पुत्र लौ के नाम पे बसा हुआ था, ये तो नहीं बोलेंगे हैं। फिर ये कहिए ना कि कई प्रदेश जो था वो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, तो भारत का ननिहाल था, वो तो नहीं बोलेंगे कि दुर्योधन का ननिहाल था, भारत का नहीं। मगर जब लुटेरों को जस्टिफाई करना होगा तो बोलेंगे। मुझे लगता है कि बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को, जो पूर्व में रह चुके हैं, संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए, पूर्वाग्रह के साथ नहीं। अरे अभी आप जब हम चुनावों की बात कर रहे थे, तो एक प्रदेश जहां पर और गृहमंत्री ने जाके बहुत बड़ा दावा किया, केरल के हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपका मेयर बना तिरुवनंतपुरम में, ये बात सही है। और आपका जो वोट है वो भी वहां पर जो है कुछ आगे बढ़ गया है, लेकिन तब भी बहुत दूर की कौड़ी लगती है सुधांशु जी। उन्होंने कहा कि 20% वोट हामिद अंसारी साहब के ऊपर मुझे एक लाइन याद आ रही, मैं बोल देना चाहती हूं कि जो इतिहास में सच लिखा हुआ है
उसको भी झुटलाने का प्रयास करते हैं, तो सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। आपका 2024 का जो स्कोर है और सबसे बड़ा स्कोर है वो है 16.7% वोट का। इस बार शायद लोकल बॉडी इलेक्शन में और ज्यादा आपको मिला हो। गृहमंत्री जो मैं कह रहा था, उन्होंने कहा अब 20 से 40% जाने में 5 साल नहीं लगेंगे। और लेफ्ट की बात आप कर रहे थे, 10 साल से लेफ्ट की सरकार वहां भी चल रही है। कांग्रेस, राहुल गांधी बड़े उम्मीद में है कि इस बार उनकी वहां केरल में उनकी सरकार बन जाएगी। इस बीच में आपका मुख्यमंत्री की बात कहां से आ रही है? देखिए, हम बता रहे हैं, राहुल गांधी जहां पहुंच जाते हैं वहां कांग्रेस की उम्मीद नाउम्मीद में बदल जाती है। केरल में ऑल्टरनेट गवर्नमेंट चेंज होती थी, एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, मतलब एलडीएफ यूडीएफ किसी को ना समझ में आए तो एक बार कम्युनिस्ट गठबंधन की सरकार और एक बार कांग्रेस गठबंधन की सरकार। वैसे अब कांग्रेस गठबंधन नहीं रह गया, मुस्लिम लीग गठबंधन कहना चाहिए। मगर पिछली बार ही राहुल गांधी चले गए चुनाव लड़ने वायनाड में, तो 2021 में किसकी सरकार थी? कम्युनिस्ट गठबंधन की, एलडीएफ की। तो टर्न किसका था? यूडीएफ का। और यूडीएफ नहीं आया, एलडीएफ दोबारा आ गया। तो पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, भाई साहब, ये केरल में आपका वोट किसने चोरी किया? हम तो जीते नहीं, जीते तो कम्युनिस्ट, ये वोट किसने चोरी किया? कृपया बताइए। और जो उम्मीद की जहां तक बात है, केरल के अंदर आपने कहा 16% वोट हमारा आ गया है। अगर हम 8-10% और बढ़े, और तिरुवनंतपुरम में 45 साल से लेफ्ट का कब्जा था नगर निगम में, वो हमने हटाने में सफलता हासिल की है। आप आश्वस्त रहिए। जैसे प्राचीन, मैंने जो संसद में बोला था, प्राचीन काल में एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता था। मैं कैबिनेट लगा के बोल रहा हूं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूं। वो जहां जाता था मार्ग प्रशस्त कर देता था विजय का। तो ये भी कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े हैं। फिर कह रहा हूं, कैबिनेट लगा के, व्यक्ति नहीं कह रहा हूं, जो जहां जा रहे हैं कांग्रेस के पराजय का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा, और निश्चित रूप से वो हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेंगे। वो ऐसा लगता है जैसे वो हमारी विजय का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र जाते हैं। नहीं, आप तिरुवनंतपुरम जीत गए। अच्छा, और एक और बड़ी मजेदार बात करते हैं, वो जहां जाते हैं वहां भी निपटा देते हैं। वो जाके लंदन में बोले थे कि वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंग्लैंड, यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट, मार्च 2023 में। यानी उनसे मदद की गुहार लगाए थे। अब बताइए, ब्रिटेन ने एफटीए कर लिया। और कीथ स्टेमर क्या बोले? दिस इज द बिगेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन टेकन आउट बाय एनी ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर, जो भारत में लेके आए। अब बताइए, अभी 2 दिन पहले यूज के साथ डील हो गई। मतलब जहां वो जाते वहां भी उनकी बात को छोड़कर लोग मोदी जी के साथ खड़े हो। मैं इस पे आता हूं ट्रेड पे 1 मिनट में। लेकिन उन्होंने, आप तिरुवनंतपुरम जीते तो उन्होंने वहां के सांसद ऑलमोस्ट बागी हो गए थे। शशि थरूर मोदी जी की बड़ी तारीफ करने लगे थे बात बात पे। वो उनको टाइम दिया राहुल गांधी ने और खड़गे जी ने, मिले उनसे 1.5 घंटा मुलाकात हुई है। वो कहा नहीं, आप भूल जाइए बाकी बातें, अब आपको हमें आपकी जरूरत है। शशि थरूर जी हकीकत देख रहे हैं, और राहुल गांधी जी जमीन से जुड़े हुए नेता नहीं है, उड़े हुए नेता है। वो जब तक उड़ के विदेश चले जाते हैं, शशि थरूर हकीकत देख रहे हैं। इसीलिए शायद जो शशि थरूर जी देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, उसे समझकर राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि तुम्हें तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। अब ये ट्रेड वाली बात मैं कर लूं। ईयू की, ये यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी बहुत बड़ी डील हुई, जिसको उन्हीं के नेताओं ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। और दुनिया के हर विदेशी अखबार, बड़े मीडिया पब्लिकेशन ने उसको बड़े बड़े सफ़ों में छापा, हेडलाइन बनाया और ये बताया कि ये चाहे ट्रंप की देन हो या किसी की देन हो, लेकिन ऑल रोड्स लीड टू दिल्ली, ऑल रोड्स लीड टू इंडिया। इस वक्त हर देश भारत के साथ कोई ना कोई व्यापार समझौता जो है वो कर लेना चाहता है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का देख रहा था बयान ये ईयू वाली डील पर ही। उन्होंने कहा ये तो हमारे समय में शुरू हुई थी, हमने बातचीत इसकी हमने शुरू की थी 2006 से चल रही है, 6-7 से। तो उनका इसका मतलब हमने शुरू की जो बात, ठीक है, कल्मिनेशन पर वो अब आई, लेकिन ये नहीं बता रही सरकार कि इसमें भारत को मिलेगा क्या। देखिए कितनी गंभीर बात कही। वाकई 2006 में शुरू हुआ था, आज तक क्यों नहीं हो पा रहा था। और इसमें मुझे बहुत आश्चर्य है कि ईयू से डील डिक्लेयर होने के बाद भारत सरकार किस मुद्दे पर बात नहीं बन रही थी। वो मुद्दा ये था कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ओपन नहीं करना चाहते थे, किसानों के हितों पे समझौता नहीं करना चाहते थे। तो चाहे गेहूं हो, चावल हो, दलहन हो, तिलहन हो, जो भी एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजें थी, उसको इस डील से बाहर रखना था ताकि हम किसानों को संरक्षण दे सकें। और इस बात पे मोदी जी मनवाने में सफल हुए, कांग्रेस नहीं मनवा पा रही थी। यह एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझे उससे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो किसानों के हितों की बात करते थे उसमें से कोई आज नहीं बोल रहा है कि भारत सरकार ने किसानों के हितों के लिए दृढ़तापूर्वक रुकते हुए भी यूरोपियन यूनियन से डील की, और अमेरिका से अगर डील रुकी हुई है तो सिर्फ इसी मुद्दे पर रुकी हुई है कि हमने किसानों के मुद्दों को लेकर भारत सरकार दृढ़ है। यानी
कहां ये लोग किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन तो कर सकते हैं, पर इतना बड़ा भारत के पक्ष में किसानों के हित में निर्णय लाने के लिए भी मोदी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। यह बहुत विडंबनापूर्ण है। अब जो प्रधानमंत्री ने जिसको रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा, मैं भी इकोनॉमिक सलाहकार जो है सरकार की, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने कहा 2025 का साल इतिहास में लिखा जाएगा कि इतने बिग टिकट रिफॉर्म्स जो उसमें हुए हैं ट्रंप की वजह से। ट्रंप ने मतलब भारत को उस दिशा में जाने को मजबूर किया। देखिए, जहां तक भारत ने जो एग्रीमेंट्स किए, इसमें देखिए ट्रंप का विषय अपनी जगह अलग है। सबसे बड़ा अंतर जानते हैं क्या है? ये सारे हमारे एफटीए हुए हैं डेवलप्ड कंट्रीज से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, ब्रिटेन से, यूरोपियन यूनियन से, और जो वो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, जिनको नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, उनसे हुआ है, यूएई से हुआ। यानी जो बहुत समृद्ध इकोनॉमी है उनसे किया ताकि हमको लाभ मिले। ऐसा नहीं किया कि जैसे इन लोगों ने किया था, आसियान के साथ कर लिया था, वियतनाम, बांग्लादेश, मलेशिया। अरे भाई ये सब तो हमारे कंपटीटर थे भाई। टेक्सटाइल वो भी बेचते थे, टेक्सटाइल हम भी बेचते थे, उनको फ्री ट्रेड दिया। और उनका क्या था? आरसेप था, जिसमें चाइना उनके साथ था। यानी उनके थ्रू चाइना का माल हमारे यहां धड़ाधड़ आता था। आखिर में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, हम आरसेप से बाहर होते हैं, क्योंकि ये तो रूट बन रहा है विदाउट एनी टैरिफ चाइना का माल हमारे अंदर आने में। उन्होंने ये किया था और हमने ये किया है। ये दर्शाता है कि हमारी सोच। और जहां तक रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद जिस स्केल और स्पीड के साथ भारत में रिफॉर्म किए हैं, वही वजह है कि आज भारत दुनिया में, हमारी क्रेडिट रेटिंग भी बढ़ी है और वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज में लगातार दूसरा साल है जब वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमीज में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मतलब किसी जमाने में वो डायलॉग होता था ना, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0, पूरब पश्चिम फिल्म में, जिसके बाद गाना शुरू होता है जब 0 दिया मेरे भारत ने। और आज क्रिस्टिना जॉर्जिएवा, IMF की चीफ, कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू बी 15% एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। इतना भारी अंतर आया है इन 50-60 सालों में, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। एक अंत में एक चीज, अभी कल एक सर्वे आया, मैं देख रहा था, सी वोटर ने एक सर्वे किया, उसमें कहा कि अगर आज लोकसभा का इलेक्शन हो जाए तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आप जानते हैं 2024 में बीजेपी को नारा 400 पार का था, आई थी 240, बहुत बड़ा झटका माना गया था। हालांकि सरकार बनी तीसरी बार, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने। सर्वे ये कह रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 240 से 287 आ जाए, मतलब अपने दम पर मेजोरिटी बना ले। 282 आए थे पहले इलेक्शन में, वो कितना है 2014 में? 282, फिर 303, उससे ज्यादा आ जाएंगे, मतलब फुल मेजोरिटी में 287 के साथ आ जाएंगे। एनडीए जो है वो 350, 352 पर पहुंच जाएगा। एनडीए का वोट हो जाएगा 47%, 47%, और बीजेपी का अपना वोट जो है वो 41% हो जाएगा, जो पिछले इलेक्शन में 24 में 36.5% था। अरे एक साल में क्या बदल गया ऐसा जो सर्वे कह रहा है कि आप फुल मेजोरिटी पर पहुंच गए दोबारा? कुछ नहीं बदला है। 12 वर्षों से लगातार मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। वो बीच में 2024 में काट की हंडिया एक बार चढ़ गई थी, तो काट की हंडिया और भ्रम का प्रपंच बार बार नहीं चलता है। एक बार बाई चांस हो गया था तो वो उसी मुगालते में आ गए थे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जनता को भी इस बात का रियलाइजेशन है कि देश अगर सही दिशा में जा सकता है। और इसमें एक और है, इस सर्वे में मोदी जी की 55-56% पॉपुलरिटी है। 2006 ऑनवर्ड्स, पिछले 20 सालों में, एक कोविड के दौर में 49% आई थी। आज तक मोदी जी की पॉपुलरिटी रेटिंग कभी 50% से नीचे नहीं गई है। यह दर्शाता है कि कितना विश्वास जनता का निरंतर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में होता चला जा रहा है। तो मैं मानता हूं अगर इस सर्वे को भी सही मान लें तो यह दर्शाता है कि 2024 का मामला, अब वो कहानी बहुत पुरानी होती है। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, वो कहते थे ना कि 3 रन पे 4 विकेट गिर गए थे, उसके बाद 200 की पार्टनरशिप हो जाती थी। अच्छा। तो उस जमाने में पता नहीं, हमारी जनरेशन वालों को पता होगा, जसदेव सिंह, सुशील दोषी कमेंट्री करते थे। वो कहते अब वो कहानी बहुत पुरानी होती हुई और अब भारत जो है बड़ी मजबूती के साथ अपनी पारी को स्थापित करने में सफल हो गया। मुझे लगता है कुछ कुछ वैसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। और फिर मैं अंत में कहना चाहूंगा, देश के अंदर की सभी परिस्थितियों के ऊपर देश के सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ ही दृष्टि भी रखनी चाहिए और अपना कदम भी आगे बढ़ाना चाहिए। सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमारे लिए समय निकाला, आप स्टूडियो में आए। रिफॉर्म एक्सप्रेस तो चलनी ही चाहिए देश के लिए, क्योंकि वो देश का मामला है। अब जहां तक मोदी एक्सप्रेस का सवाल है, क्या होगा 27-26 के सारे चुनावों में, 27 में और 29 में, ये तो देश देखेगा और देश ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी आज प्रोग्राम में आने के लिए। इंडिया टीवी पर आज खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।